हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के फेसबुक लाइव में। और ये फेसबुक लाइव जो है उसका टॉपिक है आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक, जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विक्रांत यादव जी और अमिताभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, इस बैठक के बारे में क्या क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अरसे के बाद जब से जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस हटा है, आर्टिकल 35A हटा है, उसके बाद पहली बार राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री का पूरा मिशन दो बातों पर केंद्रित हो सकता है, वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना और दूसरा वहां चुनावी प्रक्रिया शुरू करना। इस चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे परिसीमन आयोग बनाया गया था जब स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट पर सभी दलों से चर्चा करना जरूरी होता है। उस चर्चा के बाद ही पार्टियां, जो भी विधानसभा है, उनके परिसीमन, उनकी बाउंड्रीज के रीड्राइंग को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन बातें, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करके उसको चुनावी प्रक्रिया में डालना, ये प्रधानमंत्री का फिलहाल सबसे पहला एजेंडा है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री यही तमाम दलों से अपील करेंगे कि सारे पुरानी बातें, भेदभाव भूलकर नए सिस्टम से जुड़िए और चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। मुझे लगता है कि आज ये जो प्रिलिमिनरी, जो पहली पहल है, वो इसी दिशा में होने वाली है। बिल्कुल। और विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 बजे का वक्त तय किया गया है इस बैठक को लेकर, क्या हलचल है? और 14 प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या क्या जानकारी? देखिए, 3 बजे बैठक होगी प्रधानमंत्री निवास पर। अभी हम अपने दर्शकों को एक जानकारी भी दे सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पीएम आवास में अभी अभी पहुंचे हैं, कुछ देर पहले, 5 से 7 मिनट पहले। तो वहां पर वो चर्चा प्रधानमंत्री से पहले करेंगे। 3 बजे हालांकि समय है बैठक का। तमाम जो प्रतिनिधि हैं, 14 जो नेता हैं, वो सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और एक बड़ा घटनाक्रम उससे बैठक से पहले ये भी हुआ कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस के 3 प्रतिनिधि बैठक में जा रहे हैं, वो तीनों पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर इकट्ठा हुए। गुलाम नबी आजाद साहब भी क्योंकि इस बैठक में जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी की तरफ से क्या रणनीति होगी, किस तरीके से एक सुर में तीनों नेता बोलेंगे, इस पर चर्चा की। और बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उन्होंने बीजेपी मुख्यालय जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पार्टी की तरफ से क्या रुख रहेगा, उस पर एक चर्चा हुई। और जो बाकी गुप्तकार समूह और बाकी लोगों के भी बयान हमने देखे हैं कि वो लोग भी बैठक में आने से पहले कई चीजें उठा रहे हैं। 370 को दोबारा से लाने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले दोबारा से स्थिति को रिस्टोर किया जाए। ये केवल उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने वोटर्स को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है। वो अंदर से वो भी जानते हैं कि अब जो 370 है वो पूरी तरीके से इतिहास की बात हो गई है। और जैसा अब अमिताभ जी बता रहे थे कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस है एक जो शुरू हो रहा है, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये राजनीतिक दल भी ये जानते हैं कि अब 370 वापिस नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने वोटर्स को एक मैसेज देने का केवल एक प्रयास है। लेकिन अब जो बातचीत होगी वो केवल आगे के रास्ते पर होगी, पीछे जो बीत चुका है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत। अमिताभ जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ये बैठक अहम है कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के लिए, कि आगे की सोचनी चाहिए, कश्मीर के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचनी चाहिए, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती हैं वो कहीं न कहीं अभी भी पुरानी बातों पर अटकी हुई हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं लगातार विवादों से घिरी हुई हैं। और उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है, यहाँ तक कि कहा गया कि उनको इस मीटिंग में शामिल ना किया जाए, जो आज होने वाली है। देखिए, मीटिंग में सभी दलों को शामिल किया गया और पहले ये संशय था कि महबूबा मुफ्ती इस बैठक में आएंगी या नहीं। गुपकार अलायंस बैठक में एक ही नुमाइंदा भेजेगा, वो फारूक अब्दुल्ला होंगे। लेकिन बैठक के बाद यह तय हो गया कि सभी दल यहाँ पर आएंगे जिनको न्योता दिया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी दलों का यहाँ आना ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है, एक पॉजिटिव संकेत है कि सब यहाँ आ रहे हैं और सब जानते हैं कि अब बीती बातों पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। बीती बातें बिसारी दे, आगे की सुधि ले। तो मुझे लगता है कि सब आगे की चिंता कर रहे हैं, इसीलिए सारे नेताओं का यहाँ आना जरूरी है। रही बात पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हस्तक्षेप की, जो महबूबा ने मामला उठाया है, संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और दूसरी बात,
इसमें किसी भी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप न भारत स्वीकार करेगा, न भारत की जनता स्वीकार करेगी। ये सर्वसम्मति से पास किया हुआ, जिसमें सभी दल थे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, देश का कोई भी दल हो। तो मुझे लगता है ये संदेश महबूबा भी जानती हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और बीजेपी के सहयोग के साथ मुख्यमंत्री रही हैं। तो मुझे लगता है इतनी प्रक्रिया उन्हें मालूम है। विक्रांत ने सही कहा, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को कैटर करना है। पीडी पहले से भी थोड़ा प्रो सिंपैथाइजर मानी जाती है, जो 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 पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है पिछले अगर साल 2 साल का घटनाक्रम देखें, तो हुर्रियत के नेताओं के ऊपर जिस तरह से करप्शन के चार्जेस लगे, हुर्रियत के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा और ये कागज भी सामने आया कि उनके बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं, कैसे व्यापार कर रहे हैं। हुर्रियत के नेता दूसरों के बच्चे को बंदूकें थमा रहे हैं, कश्मीर के आम कश्मीरी के। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती सबके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस लगे। तो मुझे लगता है कि एक आम जनता के बीच संदेश भी गया है कि नेता खुद की विरासत को बढ़ाने के लिए, खुद की राजनीति को चमकाने में ज्यादा व्यस्त रहे हैं बनिस्बत की कश्मीर के विकास को लेकर ज्यादा चिंता उनकी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जनता के बीच मैसेज गया है। वहां पे कई स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो चुके हैं, बंदूक के साए में ही हुए हैं, लेकिन हुए हैं, आम जनता बाहर आई है। तो मुझे लगता है वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, और अब डिलिमिटेशन कमीशन के बाद मुझे लगता है कि अगर इस पे सहमति बनती है तो चुनाव होंगे। हाँ, एक विवाद हो सकता है कि श्रीनगर का जो डोमिनेंस था इस परिसीमन के बाद, वो डोमिनेंस खत्म होकर जम्मू को महत्ता मिल सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी से लेकर जनसंख्या जो है वो इस तरफ ज्यादा हो गई है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसको लेकर थोड़ा विवाद हो, लेकिन आने वाले दिनों में सभी दलितों इसको मानेंगे, और जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। बिल्कुल, और एक अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है। विक्रांत, ये जो आज मीटिंग होने वाली है उसमें दिल्ली तो दिल्ली, लेकिन कश्मीर में भी काफी हलचल है और अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक कि जो एलओसी है वहां पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। उसको लेकर आप कुछ बताएं। देखिए, ये जब से 370 हटाया गया उसके बाद से ही अतिरिक्त सुरक्षा बल, पूरी सावधानी, ये सब पूरी तरीके से बरती गई है। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय भी संसद में गृह मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि एक बार जैसे जैसे नॉर्मलिटी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग ये राज्य में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। एक चीज जिस पे ध्यान देने की बात है कि आप देखिए कि जनवरी फरवरी के बाद से हमारे एकदम जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन होता था वो भी कम हुआ है, उस पर पूरी तरीके से काबू पाया गया है, और जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन और बाकी चीजें सामने आती थी वो भी कम हुई है। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो वहां की स्थितियां हैं उनको सामान्य करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में काफी हद तक और बड़े पैमाने पर कामयाब रही है। जिस तरीके से डीडीसी के चुनाव हुए उसमें भी हिंसा उस तरीके की नहीं देखने को मिली जैसे पहले आशंका जताई जाती थी। और जिस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का काम चला, जिस तरीके से एलजी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन को बड़ा काम वहां पर किया गया, तो ये सब ऐसी चीजें जो एक इंडिकेटर है कि राज्य जो है नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और अब जिस तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर ये चर्चा की जानी है। और आज ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक तरह से जब सारे राजनीतिक दल आने के लिए तैयार हो गए, वो बयान बाहर चाहे कुछ भी दें, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आने के लिए तैयार हुए, तमाम खुद यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनके अंदर भी अब भविष्य को लेकर के एक चिंता है, और वो भी ये जानते हैं कि अब सरकार के साथ मिलकर आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। जो बीती बातें उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, और अब वो राज्य में वैसा नहीं हो सकता। अब जिस तरीके से भविष्य का जम्मू कश्मीर है उसके रास्ते पर प्रधानमंत्री, सरकार, इनके साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस का जो डेलीगेशन आ रहा है, अब एक बात जो 370 को लेकर जो जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टी है वो भले ये कहती रहे कि हम दोबारा से 370 लाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये केवल अब बीजेपी का एजेंडा नहीं है। देश की कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल अगर वो देश की सत्ता पर बैठता है तो अब 370 को वापस लाने की बात कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं कर सकती। ये केवल राज्य और खास तौर से केवल और केवल कश्मीर का मुद्दा बचा हुआ है, और कश्मीर में भी काफी हद तक सरकार जो नॉर्मल आम लोग हैं उन तक ये मैसेज देने में कामयाब रही है। राजनीतिक लोग, बिल्कुल उनका राजनीतिक एजेंडा होता है, तो वो भी अंदर से जानते हैं कि अब 370 से आगे पर बात करनी पड़ेगी। और ये एक बड़ी जीत है भारत सरकार की कि तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं।
बिल्कुल विक्रांत, और अमिताभ जी जिस तरह से विक्रांत बता रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है, 14 प्रतिनिधि आ रहे हैं और खुले मन से अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री उनको सुनेंगे और तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो यकीनन जो कश्मीर में जो वो तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि वहां पर नॉर्मलसी कायम रहे या जो कश्मीर की जनता है वो आगे बढ़े, उनके लिए यकीनन जो आज का दिन है वो बौखलाहट भरा होगा। वो हाथ पैर उनके छटपटा रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि प्रधानमंत्री अ, से मिलने के लिए सभी लोग वहां पर दिल्ली पहुंच गए। देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसको लेकर काफी छटपटाहट तो होगी, उन आतंकी गुटों में होगी, उनकी आखाओं में होगी, जो जिनके सरपरस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सीज फायर चल रहा है पिछले 100 दिनों से, एक दूसरे की सीमा पर गोलीबारी नहीं हो रही है, ये सब काफी पॉजिटिव संकेत है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी जानता है कि अब ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश की तो वो उनको उल्टा पड़ सकता है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी शांत है, अपनी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने में ज्यादा बेहतर है, वो लगा रहे। लेकिन सीमा पार से आकर अभी मोबाइल के जरिए, अपने नेट के जरिए आप कश्मीर में अमन चैन नहीं लाने देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में काफी न्यूट्रलाइज किया गया इन फोर्सेस को। खुद अमित शाह ने, संसद ने अपने बयान में कहा था कि जहां पहले 3 से 6 आतंकवादी बनता था, उसको न्यूट्रलाइज करने में 6 महीने से 2 साल लग जाते थे, अब उन्हें महीने भर में न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, यानी अब आतंकवादी बनने भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी चीजों को न्यूट्रलाइज किया गया है। नई व्यवस्था में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आम लोगों से मिल रहे हैं, जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से जनता को राहत पहुंचाई गई है, तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी एक पूरी की पूरी फेहरिस्त है लंबी, जो आम जनता की सहूलियत के लिए चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो संशय था केंद्र को लेकर, एक संशय था केंद्र सरकार की मंशा को लेकर, वो आम कश्मीरियों में अब धीरे धीरे टूटने लगा है। तो मुझे लगता है कि एक पुरानी पुरानी बहुत पुराना शेर है, मुझे लगता है बर्नी ने लिखा था, अगर फिरदौस बर यू जमी अस्त यू हमी अस्त यू हमी अस्त यू हमी अस्त। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। तो ये सिर्फ कश्मीर के बारे में कहा गया था। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई तो जो भारत का स्वर्ग है कश्मीर, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये हमें वापस मिलेगा और शायद नॉर्मलसी वापस आएगी। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की विक्रांत। जिस तरह से अमिताभ जी ने वो शेर पढ़ा कि अगर जमीन पर कहीं अगर जन्नत कहें तो वो कश्मीर ही है, और कश्मीर की जो आवाम है वो चाहती है कि कश्मीर में शांति रहे, रोजगार रहे, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उस ओर काम भी कर रहे हैं। जो मीटिंग है जिसका आज जो मेन उद्देश्य है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले, उसके बाद कश्मीर की जो तस्वीर है उसमें कितना बदलाव हम देख पाएंगे? देखिए, कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा हमें कि 370 जो मुद्दा था वो कश्मीरी लोगों से ज्यादा कश्मीर के नेताओं के लिए वो एक कहा जाता था कि उनका एक रास्ता है कि जिसको आगे रख करके वो अपनी राजनीति चलाते थे। ये बात कश्मीर की आवाम भी अब समझ रही है, क्योंकि जो देश के कानून थे, बाकी देश के जो कानून थे वो वहां पर लागू नहीं होते थे। जो देश की योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए केंद्र सरकार योजनाएं जारी करती थी, वो वहां पर पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वहां के और जिस तरीके से वहां पर जो आईपीसी का कानून जिस तरीके से पूरे देश में लागू है, वहां पर नहीं लागू हो पाता था। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें कश्मीर में थी, और कश्मीर के लोगों को भी ये पता है कि अगर आपको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो देश की जो मुख्य धारा की राजनीति है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके रास्ते पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बात जिसको 370 को लेकर के बीजेपी को भले ही कश्मीर के नेता और कश्मीर की जो राजनीतिक दल है वो निशाना बनाते रहे, लेकिन ये बीजेपी का अपना नया एजेंडा नहीं था। आप याद कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस जमाने में कहा करते थे कि एक देश दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। बीजेपी के हमेशा से अपने घोषणा पत्र में ये रहता था, जब वो 2 सांसदों की पार्टी थे तब भी घोषणा पत्र में रखते थे कि जब उनकी सरकार बनेगी वो कश्मीर से 370 को हटाएंगे। तो बीजेपी ने अपना एक चुनावी वायदा पूरा किया था, जो उसने देश की जनता के साथ किया था, और इसी वायदे के साथ उसे उसी घोषणा पत्र पर देश ने 2014 में एक बड़ी जीत दी थी, 2019 में बड़ी जीत दी, तो उसने अपने घोषणा पत्र का एक वायदा पूरा किया था। और अब कश्मीर की जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अब ये अंदर से जानती हैं कि अब हमें पॉलिटिकल रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, और जो गुपकार अलायंस के बाकी नेता हैं, तारिक आमीन साहब हो, सीपीआई के बड़ा कड़ा रुख रखते हैं वो, लेकिन वो तमाम लोग आज बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। उनको भी मालूम है कि 370 पर कोई चर्चा नहीं होने वाली,
370 वापिस अब दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए बैठक में आ रहे हैं। वो सरकार का एजेंडा जानते हैं कि सरकार अब आगे की बात करेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज है कश्मीर के लिए भी। और जो लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कश्मीर का पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि अब जल्दी से जल्दी इस रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और कश्मीर की तरक्की को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये मौका दिया कि सभी लोगों को बुलाया जाए, सभी पार्टियों के जो 14 प्रतिनिधि आज जा रहे हैं और खुले मन से वो अपनी बात रखें, तो ये एक तस्वीर दिखाती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कश्मीर को लेकर कितना सोचते हैं, उसकी आवाम को लेकर, ताकि जो नॉर्मलसी है वो बरकरार रहे और जो एक कश्मीर को लेकर उसकी छवि पर जो एक बट्टा है उसको साफ किया जाए। बिल्कुल, कश्मीर एक ऐसा भारत के शीर्ष पर होने पर ऐसा एक मुश्किल राज्य था जिसको कंट्रोल करना न कांग्रेस के लिए संभव था, और जो पिछले 3 दशकों से वहां जो मिलिटेंसी आई थी वो भी पूरी दुनिया की एक चिंता का केंद्र बन गया था। इसको एक कहा जाए अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया था। पाकिस्तान हर बारी यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को उठाता रहा है और भारत उसको काउंटर करता रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 7 सालों में देश और विदेश में, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो, सऊदी से लेकर बहरीन और कुवैत, उसके बाद अगर यूरोप के देश हो जो थोड़ा भी जहां पे चिंता जताई जाती थी कश्मीर को लेकर, मुझे लगता है वहां काफी न्यूट्रलाइज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान को हर जगह पे मात दी गई है कश्मीर को लेकर। और मुझे लगता है कश्मीर में 370 के बाद देश में कहीं भी इसका विरोध नहीं हुआ था। मतलब बीजेपी की इस एजेंडा पर, जो उनका जनसंघ के जमाने से एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा था 370 स्पेशल स्टेटस खत्म करना, उसको देश की जनता ने कहीं विरोध भी नहीं किया। तो मुझे लगता है पूरी देश की जनता यही चाहती थी। और तीसरी बात, विक्रांत ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, तो मुझे विक्रांत, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि कश्मीर की बेटियां अब कश्मीर जाकर जो बाहर शादी करती थी उनको जमीन खरीदने का हक नहीं था, अब कश्मीर की बेटियों को भी वापस जाकर जमीन खरीदने का हक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए इससे बड़े खुशी की बात कश्मीर की बेटियों के लिए नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कश्मीर नॉर्मलसी की ओर लौटे, तो मैं पहले भी कहा भारत का स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग है वो। वहां का हर आदमी, मुझे लगता है टूरिज्म आगे बढ़ेगा तो हर आदमी खुशहाल होगा। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की ये शुरुआत एक अच्छी दिशा में ले जाने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी और विक्रांत यादव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी और अहम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का यूट्यूब लाइव। शुक्रिया।